जय हिंद दोस्तों, मैं रवि रंजन राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग राज व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण भाग 2 नागरिकता को देखेंगे। भारत के संविधान में नागरिकता से संबंधित क्या प्रावधान है, भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है और नागरिकता समाप्ति के क्या आधार है, उसको देखते हैं। तो आइए नागरिकता को शुरू करते हैं। देखेंगे नागरिकता, देखेंगे भारत के संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 में वर्णित है और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग जानेंगे नागरिक किसे कहते हैं। नागरिक किसे कहते हैं? नागरिक, देखेंगे इसके साथ साथ कुछ ऐसे टर्म हैं जैसे हम लोग बोलचाल में बोलते हैं व्यक्ति, मानव, देखेंगे आदमी भी लोग बोलते हैं, आदमी, लोग। देखेंगे ये सब एक ही है कि अलग अलग है, इन सब के विषय में भी हम लोगों को जानना जरूरी है। लोग, व्यक्ति, मानव, नागरिक सब एक ही है कि अलग अलग है। तो सबसे पहले जानेंगे आदमी लोग किसे कहते हैं। तो देखेंगे आदमी लोग जो होते हैं यह एक भीड़ तंत्र है जिसका अपना खुद का पहचान ना हो, वो लोग और व्यक्ति की श्रेणी में आते, लोग और आदमी की श्रेणी में आते हैं जिनकी खुद की अपना पहचान ना हो। देखेंगे व्यक्ति, व्यक्ति जिसका खुद का अपना पहचान हो उसे व्यक्ति की श्रेणी में रखते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, ऐसे लोगों को व्यक्ति की श्रेणी में रखते हैं जिसका अपना खुद का पहचान हो। मानव, देखेंगे मानव किसे कहते हैं? तो वे लोग या वे व्यक्ति जो अपने जीवन काल में न के बराबर गलती किया हो उसे मानव की श्रेणी में रखते हैं। और उसके बाद आता है नागरिक। तो देखेंगे व्यक्ति हो या मानव हो या लोग हो, सभी नागरिक की श्रेणी में आते हैं, सभी नागरिक हो सकते हैं। तो नागरिक कहते किसे हैं? तो देखेंगे किसी भी देश के भौगोलिक सीमा में, देखेंगे किसी भी देश के भौगोलिक सीमा में रहने वाला वे लोग, वे व्यक्ति जिसे देश का पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो तथा उस देश के संविधान के द्वारा उन्हें कुछ अधिकार और कर्तव्य सौंपे गए हैं, उसे नागरिक कहते हैं। हाँ जी, फिर से ध्यान रखेंगे नागरिक किसे कहते हैं? किसी भी देश के भौगोलिक सीमा में रहने वाले वे लोग, वे व्यक्ति या वह मानव जिन्हें देश के पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो तथा उन्हें संविधान द्वारा कुछ अधिकार और कर्तव्य सौंपे गए हों, उसे नागरिक कहते हैं। देखेंगे नागरिक, तो देखेंगे किसी भी देश में रहने वाले लोगों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। किसी भी देश में रहने वाले लोगों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं नागरिक और एक को बोलते हैं गैर नागरिक। गैर नागरिक या इसे विदेशी भी बोल सकते हैं। तो देखेंगे अगर आपसे पूछा जाए नागरिक और विदेशी में क्या अंतर है, नागरिक और विदेशी को कैसे हम लोग डिफरेंट करेंगे, तो देखेंगे नागरिक जो है वो देश का पूर्ण सदस्य और इसे कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य सौंपे गए हैं। और जो विदेशी हैं, जो गैर नागरिक हैं, वह राज्य के पूर्ण सदस्य नहीं है, पूर्ण सदस्य नहीं है, साथ ही साथ उन्हें अधिकार और कर्तव्य प्राप्त नहीं है। जैसे देखेंगे नागरिक हैं, तो नागरिक है तो नागरिक होने के नाते उन्हें कुछ अधिकार प्राप्त है। जैसे मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, उसके बाद जो है संवैधानिक पद धारण करने का अधिकार, रोजगार के लिए
रोजगार के लिए दावा करने का अधिकार। देखेंगे इस तरह से जो है ये जो नागरिक को अधिकार प्राप्त है, जैसे भारत के अगर नागरिक हैं तो उन्हें मत देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, उन्हें संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ऐसे पद को धारण कर सकता है। रोजगार आर्टिकल 16 में है पद और अवसर की समानता, इसके लिए रोजगार के लिए वो दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई विदेशी है तो इंडिया में रह सकता है लेकिन उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, उस संवैधानिक पदों पर नहीं जा सकता है। यही जो आधार है नागरिक और गैर नागरिक के बीच, नागरिक और विदेशी के बीच जो अंतर को स्पष्ट करता है। आइए आगे देखते हैं। नागरिकता जो संबंधित प्रावधान है, नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। देखेंगे भारत के संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन से प्रभावित होकर भारत के संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान को शामिल किया। देखेंगे भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। देखेंगे एकल नागरिकता का अर्थ क्या होता है, कि आप भारत के नागरिक हैं, न कि बिहार के, न कि महाराष्ट्र के, न कि गुजरात के, यानी आप किसी भी राज्य में रहने वाले हो, किसी भी राज्य में आपका जन्म होता हो, आप उससे मतलब नहीं है, आप उस राज्य के नागरिक नहीं है, आप भारत के नागरिक हैं। इसी को बोला जाता है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। देखेंगे पूरे वर्ल्ड में जहां भी जिस भी देश में संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम जहां जहां है वहां वहां दोहरी नागरिकता है। देखेंगे फेडरल सिस्टम का अर्थ होता है केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार। देखेंगे भारत के संविधान में फेडरल शब्द का वर्णन नहीं है, लेकिन भारत के संविधान का नेचर फेडरल है। इसके अलावे भारत के संविधान निर्माताओं ने दोहरी नागरिकता को नहीं अपनाया, भारत के संविधान निर्माताओं ने सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया। देखेंगे जहां पर जिस देश में फेडरल सिस्टम है वहां पर दोहरी नागरिकता होता है, यानी जिस राज्य में जन्म हुआ पहले आप उस राज्य के नागरिक होंगे और उसके बाद जो है देश के नागरिक हो जाएंगे। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भारत के संविधान निर्माता भारत में राष्ट्रीय एकता को बरकरार रखना चाहते थे और एक केंद्र में मजबूत सत्ता स्थापित करना चाहते थे। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया। तो देखेंगे भारत में जो नागरिकता प्राप्ति के जो आधार है क्या है उसको देखेंगे। 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान अंगीकार किया गया, उसी दिन अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 को 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया। देखेंगे 26 जनवरी 1950 को जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन अनुच्छेद 10 और 11 को उस दिन लागू किया गया। देखेंगे संविधान लागू होने के बाद संविधान निर्माताओं ने 1955 में नागरिकता अधिनियम, देखेंगे 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया, जिसके तहत नागरिकता प्राप्ति और नागरिकता समाप्ति के आधार बताए गए। तो 1955 के नागरिकता अधिनियम के द्वारा ही भारत में नागरिकता के प्राप्ति और नागरिकता के समाप्ति का आधार बताए गए हैं। तो इस आधार पर भारत में नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार हैं। देखेंगे कौन कौन है। पहला है नागरिकता प्राप्ति के आधार, एक है जन्म से। देखेंगे दूसरा है वंशानुगत। देखेंगे तीसरा है रजिस्ट्रेशन, जिसे पंजीकरण कहते हैं, पंजीकरण। देखेंगे चौथा है देशीकरण।
और देखेंगे पांचवा है नए भूभाग के अर्जन, नए भूभाग के अधिग्रहण या अर्जन। देखेंगे इस तरह से भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के आधार पर भारत में नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार हैं: जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और नए भूभाग के अर्जन। तो आइए इन पांचों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। जे जन्म के आधार पर किसको नागरिकता मिलेगा, वंश क्रम के अनुसार किसको मिलेगा, पंजीकरण के द्वारा किसे मिलेगा, देशीकरण के द्वारा किसे मिलेगा। यह जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से सवाल पूछे जाते हैं। और आप लोग हाल फिलहाल में देखे होंगे एक टॉपिक चर्चा में है CAA, देखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम अभी चर्चा में है। CAA क्या है, तो इसी टॉपिक में हम लोग देखेंगे CAA क्या है और इसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आइए सबसे पहले देखेंगे जन्म से किससे नागरिकता मिलेगा। देखेंगे जन्म से, बाय बर्थ। देखेंगे इसमें कहा गया है कि 26 जनवरी, इसमें कहा गया था कि 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। देखेंगे इसमें संशोधन किया गया क्योंकि अब बहुत सारे विदेशी जो आते हैं भारत में पर्यटन को, भारत में जॉब करने, उनके भी संतान इंडिया में होते हैं, क्या उनको भी भारत के नागरिक मान लिया जाएगा? ऐसे ही भारत की जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। तो भारत सरकार ने 1986 में इसमें संशोधन किया और 1986 में संशोधन करने के बाद यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी बच्चा का भारत में जन्म हो रहा है, यदि किसी बच्चा का जन्म, यदि किसी बच्चा का जन्म भारत में हो रहा है, तब उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। देखेंगे यह प्रावधान जो है 1986 में कहा गया है, अगर किसी बच्चा का जन्म भारत में हो रहा है और उसके जन्म के समय उसके माता और पिता, ध्यान रखेंगे यहां पर जोड़ा गया, माता और पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, तभी उस बच्चे को जन्म के आधार पर भारत का नागरिकता दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे यही बात जो है आपके आर्टिकल अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि अगर जन्म के आधार पर भारत का नागरिकता उसी को दिया जाएगा यदि जन्म के समय उसके माता और पिता में से कोई एक भारत के नागरिक है, तो उन्हें जन्म के आधार पर बाय बर्थ उन्हें भारत की नागरिकता दिया जाएगा। देखेंगे पहले यह बात कहा गया था कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। आइए आगे देखते हैं। देखेंगे अगला है वंशानुगत। देखेंगे इसमें कहा गया है विदेश में, देखेंगे इसमें कहा गया है कि विदेश में जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। देखेंगे कहा गया है 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर यानी विदेश में जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके पिता भारत के नागरिक हैं, तो उन्हें वंशानुगत आधार पर भारत की नागरिकता दिया जाएगा। तो देखेंगे बहुत सारे महिलाएं जो विदेशी पुरुष से शादी करती है, उनके द्वारा मांग किया जा रहा था सिर्फ पिता क्यों, माता क्यों नहीं। तो देखेंगे भारत सरकार के द्वारा 1992 में 1992 में यह प्रावधान किया गया कि विदेश में जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा यदि माता
या पिता, देखेंगे इसमें माता शब्द जोड़ दिया गया, माता या पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हैं तो उसे वंशानुगत आधार पर उन्हें भारत की नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने इसमें फिर चेंजिंग किया। देखेंगे दिसंबर 2004 में सरकार ने इसमें और चेंजिंग किया और बोला यदि किसी बच्चा का जन्म विदेश में होता है तो उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर, उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर यदि उस बच्चे का जन्म का पंजीकरण भारतीय कंसुलेट में अगर करा दिया जाता है तब उसे वंशानुगत आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए आज के एपिसोड में 2 ही हम लोग देखेंगे, फिर अगले क्लास में अगले पॉइंट को देखते हैं। तब तक ले इतना ही, धन्यवाद।